जोहार दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है झारखंड बोर्ड का साइंस। ठीक है, तो किस क्लास का? तो क्लास 7th का। और ये चैप्टर का नाम है दोस्तों पौधों में पोषण, और ये हमारा चैप्टर पहला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होगा। आप पहले जो है कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। उसके बाद इसी में आपको जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन आंसर, यानी तीनों आपको एक ही वीडियो में, एक ही फॉर्मेट में, एक ही साथ मिल जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। ठीक है, तो पहला हमारा है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, परजीवी जो हमारा है बोल रहा है कि ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं से, यानी दूसरे जीवित जंतुओं से के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे हो गया जोंक, फीता कृमि और गुलकृमि। अब हम देखते हैं कि मृतजीवी क्या है। ठीक है, तो अगला हमारा है मृतजीवी। तो वैसा जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक। तो आप अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। तो अगला है हमारा, बोल रहा है कि मतलब आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिए हैं दोस्तों। पहले इसको हम लोग 2 पॉइंट में लिखे हैं। पहला पॉइंट है कि पत्तियों पर आयोडीन जो है, तो पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब आयोडीन मंड यानी स्टार्च के रूप में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे, अगला हमारा है वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है दोस्तों, वृक्षारोपण से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो वृक्षारोपण से हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, तो उसकी मात्रा को यह संतुलित बनाए रखता है। तो इसीलिए वृक्षारोपण जरूरी है। अगला है हमारा प्रश्न जो है, इसको हम लोग प्रश्न फॉर्मेट में रखें सब, ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया। तो है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो है छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, उसे वाहिका कहते हैं। तो वो हमारा वाहिका है। अगला है खाया जाने वाला कवक एक प्रकार का मशरूम है। ठीक है दोस्तों, तो मशरूम ऐसा एक कवक है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये हो गया मशरूम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 7। तो बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। इसका उत्तर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसमें हम लोग सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल को ऐड करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में हम वायु को लेते हैं और इधर जल में मिट्टी से, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु से और जल जो है मिट्टी से। और कार्बोहाइड्रेट जो दोस्तों तो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन में वायुमंडल से विमुक्त। तो देखिए C6 प्लस 12H2O, इसमें अगर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो है उसमें ऐड होगा तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का जो है उत्पत्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 8वां पॉइंट, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो रासायनिक उर्वरक से जो है मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्वों को जो है खेतों को पुनः मिल जाती है। तो मिट्टी जो है उर्वरक से, जो मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व जो है उसको खेतों में मिल जाती है रासायनिक उर्वरक से। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 9।
तो नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। दोस्तों, क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। तो क्या आप सहमत हैं? कारण दें। तो दोस्तों, इसका उत्तर देखिए, सहमत नहीं हैं हम, क्योंकि हम जो भोजन बनाते नहीं है उसको पकाते हैं। ठीक है, तो हम भोजन बनाते नहीं, पकाते हैं। और दोस्तों, पौधे जो है अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य जो है पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पका कर खाते हैं। हम लोग संश्लेषित नहीं करते, हम लोग उसको पका करके खाते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10 के रूप में, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। ठीक है, तो क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों, नहीं, वो जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? तो देखिए, पौधा जो है और जो है पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, पौधे जो हैं बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकते हैं। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, तथापि इतना कम भोजन में पौधा जो है जीवित नहीं रह सकता है। पत्तियां पौधों की भोजन की फैक्ट्री होती है। तो क्या होती है? तो फूड फैक्ट्रीज होती है। तो उनके नहीं रहने से जो है पौधा मर जाएगा। तो इसीलिए पौधों को जीवित रहने के लिए जो है पत्तियां भी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है 11 नंबर, भोजन के घटक तत्वों के नाम लिखें। तो दोस्तों, भोजन के घटक तत्वों के नाम जो है क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल है। ठीक है, तो पौधे के जो भोजन के जो घटक तत्व हैं दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर का, जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों, सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से देखते हैं, सभी जो जीवित प्राणी हैं तो उनको विविध गतिविधि जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए जो है आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जीवधारियों को ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, जीवधारियों को ऊर्जा जो है भोजन से प्राप्त होती है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इसीलिए यह जरूरी है। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है इसमें, पौधों में भोजन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का उत्पादन जो है यानी संश्लेषण जो है हरी पत्तियों में होता है। ठीक है, भोजन उत्पादन का कारखाना किसे कहते हैं? तो भोजन उत्पादन का कारखाना हरी पत्तियों को कहते हैं। अगला हो गया हमारा प्रश्न हो गया ये 17, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्चे पदार्थ हैं, ये पहला है क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है। और तीसरा है दोस्तों खनिज एवं लवण जो मिट्टी से पौधों के जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एवं सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। तो ये हमारा 3 पॉइंट था, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है उसका विश्लेषण था। अगला हमारा 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन यानी मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, तो उनको बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने यानी निर्मुक्त की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये दोस्तों एक वीवीआई टाइप का ये पॉइंट है, ये एग्जाम में हो सकता है आ जाए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीटेड आते रहते हैं। चलिए अब हम फिर ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अगला है क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक वर्णक है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल एक वर्णक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अगला है हमारा 21 नंबर का, रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों की सतह पर स्थित छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों की सतह पर जो स्थित छिद्र हैं उसके हम रंध्र कहते हैं। अगला सवाल है, रंध्र किन कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं?
तो ये द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अगला है 23 नंबर का हमारा, जल और खनिज पत्तियां तक कैसे पहुंचते हैं? तो दोस्तों ये वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक सवाल आ गया 24 नंबर, क्या हरे रंग के अलावा लाल, भूरे तथा अन्य रंग की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण जो है अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है 25 नंबर, सवाल क्या है? तो दोस्तों गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे होते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपने घर में भी सवाल देखे होंगे। अगला हमारा है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अगला सवाल का, स्वपोषण किसे कहते हैं? दोस्तों वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। दोस्तों ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं हम लोग देख लिए। अगला हमारा है 28 नंबर, परपोषण या विषम पोषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो परपोषण या विषम पोषण कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हरे पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, तो वो परपोषण या विषम पोषण कहलाता है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों 29 नंबर, किन्हीं दो परपोषियों के उदाहरण लिखें। दोस्तों सारे पशु एवं मानव जो है ये परपोषी हैं। ठीक है, अगला आते हैं 30 नंबर सवाल की ओर, कौन से पौधे विषमपोषी होते हैं? तो दोस्तों कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी पौधे होते हैं। फिर से देखते हैं, कुछ पौधे दोस्तों ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, बिना क्लोरोफिल के भोजन नहीं बनेगा तो संश्लेषित नहीं होगा, और वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, वे विषमपोषी पौधे कहलाते हैं, वही होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, अमरबेल एक परजीवी है, कैसे? तो दोस्तों अमरबेल अपने भोजन के लिए दूसरे वृक्ष पर निर्भर रहता है, इसलिए यह एक परजीवी है। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार के भोजन से प्राप्त होने वाले जीव को हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न आया है, परपोषी किसे कहते हैं? तो परजीवी जो है, परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। तो परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अगला है परजीवी पौधों के उदाहरण लिखें। दोस्तों अमरबेल, तना परजीवी, मिसल्टो जो है रेफलेसिया। ठीक है, तो ये परजीवी पौधों के उदाहरण है। अगला है मृतजीवी पोषण, क्या उदाहरण दें? तो दोस्तों इसका उत्तर है पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग बिना टाइम वेस्ट की जो है अपने जो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो है बेसिक के साथ जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 36 नंबर है, फफूंद या कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? तो दोस्तों यह जो है कवकों के प्रकार है। क्या है ये? कवकों के प्रकार है। अगला है 37 नंबर, फफूंद प्रायः कहाँ उगते हैं? नए कवक किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों फफूंद जो है आचार
चमड़े, कपड़े, अनाजों इत्यादि अन्य पदार्थों पर उगते हैं। नए कवक उन चीजों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं जो है कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा के झोंके से किसी ऐसे द्रव्य, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण न हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं और ये जो है तेजी से फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये सबको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, कीटभक्षी क्या है? तो दोस्तों, घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है। ऐसे पौधे कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरा अथवा किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। अगला है, किन्हीं 3 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो घटपर्णी या कलश पौधा, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा अथवा जो है ब्लेडर वर्ट। अगला है 40 नंबर, कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। अगला पॉइंट है, हमारा सवाल है, सहजीवी पोषण क्या है? तो यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के 2 जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। सहजीवी पोषण कहलाता है। अगला है, लाइकेन क्या है, वर्णन करें। तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। कवक वायु से नमी सोखकर शैवाल को देता है और शैवाल भोजन बनाता है जो कवक को भी मिलता है। इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहते हैं। अगला है, लाइकेन प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइकेन साधारणतः जो है वृक्षों के तनों पर या पुरानी नमी युक्त दीवारों पर उगते हैं। अगला है, खेतों में उर्वरक डालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अगला है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो विलय पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइबोजियम क्या है? सॉरी, राइजोबियम। दोस्तों, राइजोबियम जो है, राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। अगला है सवाल, दलहनी पौधे की जड़ें में गांठें क्यों पाई जाती है? इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सोखकर पौधों को प्रदान करने वाला अथवा मिट्टी में जमा होने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला है, सहजीवी संबंध क्या है? दोस्तों, 2 जीवों के फलीदार पौधे तथा राइजोबियम एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचाता है, उन्हें इसे जो है सहजीवी संबंध कहते हैं। अगला है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। इसका उत्तर दोस्तों, मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन जो है सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधे को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप यानी जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा एक जीवाणु है। अगला है, एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि सूर्य का प्रकाश पौधे के लिए जरूरी है। दोस्तों, मिट्टी सहित 2 गमला लिया। ठीक है, मिट्टी सहित जो है 2 गमला लिया, दोनों में मिट्टी है। उसके बाद दोनों गमले में एक तरह के पौधे लगाए। तो हम लोग दोनों गमले में एक तरह के जो है पौधे लगाए। ठीक है, एक गमले को कक्षा के अंदर रखा। तो मान लीजिए ये हमारा कक्षा है। कक्षा के अंदर रखा, बस दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखा दिए। मान लीजिए ये है हमारा कक्षा के बाहर। दोस्तों, 5 से 7 दिन के बाद दोनों पौधों को हमने अंतर देखा। तो छाया में रखा हुआ जो पौधा था ये मुरझा गया था। ठीक है, मुरझा गया था।
जबकि खुले में रखे गए गमले का पौधा हरा भरा है। तो ये जो है ये खिला हुआ है, तो ये हरा भरा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों पौधा जो है सूर्य प्रकाश की उपलब्धता के कारण स्वस्थ पाया गया और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। दोस्तों प्रयोग में है क्रोटन या ओलियस की चित्तीदारी पत्ती को तोड़ते हैं, इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालते हैं, फिर इसी पत्ती को है अल्कोहल वाले बीकर में डालते हैं, अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालते हैं। पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोते हैं। पत्ती की प्रोटीडिस, ठीक है दोस्तों, यहाँ मिटा देते हैं ताकि आपको देखने में मदद मिले। प्रोटीडिस में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। हम देखते हैं कि हरी पत्तियों वाले जो भाग हैं गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद जो पत्तियां हैं पत्तियों वाले भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ है कि सफ़ेद पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होने के कारण उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही स्टार्च का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है हमारा 53 नंबर का। तो 53 का सवाल बोल रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना होता है? तो उत्तर दोस्तों, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सभी प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आखिरी सवाल था और हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों। तो मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।